हेलो बच्चों। कैसे हो आप सभी। आज ये मेरा पीजीटी कॉमर्स 2021 का लास्ट वीडियो है। ये जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाता रहता हूँ, अगर आप इनको ध्यान से समझते हो, ठीक है, जितने भी, चाहे वो किसी भी एग्जाम का रिलेटेड क्वेश्चन पेपर हो, जैसे आप यूट्यूब पे फालतू की चीजें देख के टाइम बर्बाद करते हो, अगर आप दिन का सिर्फ 1 घंटा निकाल के इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। क्योंकि कॉमर्स की एक सबसे अच्छी बात होती है कि कॉमर्स का कोर्स बहुत ही लिमिटेड है। वही क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछता रहता है हर एक एग्जाम में। तो मैं धीरे धीरे करके मैं 50 पेपर से ऐसे डालूंगा, ठीक है। उनको आप अच्छे से समझते रहिए, तो आपका किसी भी कॉमर्स के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। 81 में लिखा हुआ है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन जो होता है वो दो वेरिएबल के बीच में होता है। दो वेरिएबल का लीनियर, जब दो वेरिएबल की लीनियर माप को कहते हैं, लीनियर मेजरमेंट, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। और जब फंक्शनल रिलेशन की बात करता है तो वो होता है रिग्रेशन। यहाँ पर बात हो रही है, एक्स और वाई दो वेरिएबल होंगे तो वेरिएबल होते हैं कोरिलेशन में हो जाएंगे, तो ये वेरिएबल हो गया इसका आंसर। कितना आसान है। 82 में लिखा हुआ है, व्यापार चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। व्यापार चक्र कह दो, बिजनेस साइकिल या फिर ट्रेड साइकिल, बात एक ही होती है। अब दोनों को अब मैं बता रहा हूं, देखिए ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ये आप याद रखिए, कोई बिजनेस होता है तो ये जरूरी नहीं वो पूरी जिंदगी में फिर टॉप पर रहे। वैसे ही ये पूरा दुनिया है, ठीक है, ये एक पूरा गोला हमारी धरती है इस तरीके से, ठीक है, धरती है। इसमें बिजनेस चलता है, ठीक है। तो मार्केट, शेयर मार्केट होती है, कहीं अमेरिका की मार्केट हो गई, कहीं इंडिया की हो गई, कहीं चाइना की हो गई, ठीक है, कहीं जापान की हो गई। इस तरीके से अलग अलग जगह पे मार्केट चलती हैं। अब ये पूरी जो इकोनॉमी चल रही है, तो इसमें कभी इकोनॉमी टॉप पर होगी, कभी डाउन होगी। तो जैसे ये एक मान लिया हमने बेस लाइन, ठीक है। जब टॉप पे इकोनॉमी हुई, टॉप से जब नीचे गिर रही है, फिर नीचे गिर के और नीचे गिरेगी, फिर रिकवर होगी। तो जब टॉप पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन या फिर प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, ठीक है, उसको पी से डिनोट कर दिया। अब जब इकोनॉमी नीचे जाएगी, जब लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो जब नीचे जाएगी उसको बोलते हैं हम लोग रिसेशन। और जब रिसेशन से भी और नीचे जाएगी, एकदम नीचे डाउन हो जाएगी, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन, कि सब लोग डिप्रेशन में चले गए, कि मार्केट में कुछ बचा ही नहीं, सब डूब गया। और डिप्रेशन के बाद मार्केट दोबारा से उठती है, उसे बोलते हैं रिकवरी। रिकवरी के बाद जो फेज आता है वो फिर से आता है प्रॉस्पेरिटी, फिर रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी होती है। इसे हिंदी में अगर याद रखने की ट्रिक याद करनी हो तो एक ट्रिक होती है, समृद्धि, पति, आवे, पुनः। ये ट्रिक याद रखिए। समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, पति का मतलब प्रतिसाद या तो रिसेशन, आवे का मतलब अवसाद या फिर डिप्रेशन, और रिकवरी का मतलब होता है पुनः, पुनरुत्थान, तो रिकवरी। ये आर, देखो, समृद्धि, पति, आवे, पुनः, तो PIDR, ठीक है, PIDR। ये होता है ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल का। एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, तो ये चारों पार्ट होते हैं ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल के। बात सही है। फिर लिखा है बिजनेस साइकिल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम का मतलब होता है जहां पर पैसा लोग डालते हैं तब इकोनॉमी चलती है। तो बिल्कुल सही बात है ये। फिर आगे लिखा है डी में, इनोवेशन थ्योरी लिखी है जोसेफ शुम्पीटर। ये वर्ड याद रखिए। इनोवेशन का मतलब क्या होता है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है इन्वेंशन, एक होता है इनोवेशन। जो इन्वेंशन होता है इसका मतलब होता है नई चीजें खोजना, जैसे एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। और जो इन्वेंशन होता है, इन्वेंशन का मतलब होता है बनी हुई चीजों को नए नए तरीके से और बनाना। जैसे पहले आता था एक खूब मोटा बल्ब आता था, फिर आया CFL, CFL के बाद फिर LED आई, ठीक है। अब आगे चल के और भी बल्ब आएंगे, ठीक है, जो और भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे और अच्छी रोशनी देंगे। तो फिर बोलते हैं हम लोग इनोवेशन। जैसे पहले कीपैड आता था मोबाइल, फिर मल्टीमीडिया टच, फिर एंड्रॉयड, एंड्रॉयड से भी आगे कुछ आएगा, ठीक है।
तो नई नई चीजें होती रहती हैं, उसे बोलते हैं इनोवेशन। ये दिया है जोसेफ फुम्पीटर ने। फुम्पीटर। आपने मूवी देखी है स्पाइडरमैन? सभी ने देखी होगी स्पाइडरमैन मूवी। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन में एक करेक्टर होता है जिसका नाम होता है पीटर। ये लिखा है पीटर। एक करेक्टर होता है जिसका नाम होता है पीटर। पीटर पार्कर। वो क्या करता है, जब मकड़ी उसको काटती है, म्यूजियम में अपने दोस्तों के साथ जाता है घूमने, वहां पर मकड़ी काट लेती है। फिर जब वो घर में आता है, फिर वो जब उसके हाथ में कुछ निकलता है जाला ऐसा, फिर वो छत पे जाके कहीं पे किनारे वो फिर ट्राई करता है कैसे ये निकल रहा है। कहीं बोलता है होरी बाबा, कहीं कुछ बोलता है, ठीक है। कहीं अपने दोनों हाथ आगे करेगा, कहीं नीचे करेगा, फिर जब ऐसे वो उंगलियां आगे करता है तो सटाक से निकलता है। तो क्या उसने नए नए तरीके किए निकालने के जाला, तो इनोवेट किया। तो पीटर, फुम पीटर मतलब पीटर, पीटर से पीटर पार्कर आ गया। और पीटर पार्कर क्या करता है, वो करता है इनोवेट करता है चीजें, इनोवेशन करता है। तो जब आ जाए इनोवेशन तो जोसेफ फुम पीटर। अब याद रहेगा हमेशा कि जोसेफ फुम पीटर इनोवेशन थ्योरी। तो ये डी भी आंसर सही हो गया। अब देखिए इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। सी में लिखा है कीन्स के अनुसार, कीन्स बता रहे हैं द ट्रेड साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। तो शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप मौद्रिक घटना है, कहा गया है कि व्यापार चक्र विशुद्ध मौद्रिक घटना है। ये कीन्स ने नहीं कहा था, ये कहा था हार्ट्रे ने। जो हार्ट्रे की ट्रेड साइकिल थ्योरी थी उसका ये कथन है। तो जब ये कहा ही नहीं है कीन्स ने, तो ये तो गलत हो गया आंसर। तो 82 का ये सी गलत हो जाएगा। अगर आपको ट्रेड साइकिल पढ़नी हो मजेदार तरीके से, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। अगर 10 कमेंट हो जाएंगे और 10 लाइक हो जाएंगे तो मैं ट्रेड साइकिल टॉपिक बहुत ही छोटा सा 10 मिनट के वीडियो में पूरा ट्रेड साइकिल कंप्लीट कर दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा 82 का सी। 83 में लिखा हुआ है नए साझेदार के प्रवेश पर। नया साझेदार ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नया साझेदार फर्म में एंट्री कर रहा है। तो पहले तो तालियां बजाइए, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है फर्म में। फर्म में कोई नया साझेदार कब आता है, जब फर्म को नुकसान हो रहा हो, उसे पैसे की जरूरत हो चाहिए हो बिजनेस को नया बड़ा बनाने के लिए, तब वो नया साझेदार लेता है। तो अच्छा है फर्म के लिए। तो जब बात करता है ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जब लिखा हो, तो समझ जाइए दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर लिखा है मेमोरेंडम, मेमोरी MEMORY होता है, फिर मेमोरी। मेमोरी का काम क्या होता है, चीजें याद रखना, जैसे आप भूल ना पाओ। तो एसेट और लायबिलिटी याद रखो, एसेट और लायबिलिटी में नो चेंज। यहां पर लिखा है रीवैल्यूएशन। जब मेमोरी लगा था तो एसेट लायबिलिटी में नहीं चेंज किया, जब मेमोरी नहीं लिखा है तो एसेट और लायबिलिटी में चेंजमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे रीवैल्यूएशन लिखा है, तो एसेट और लायबिलिटी में अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस नया रेशियो होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पुराना रखेंगे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में चेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड रहेगा, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रहेगा। तो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट की बात करते हैं, तो उसमें एसेट और लायबिलिटी में नो चेंज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस नया रेशियो होता है। रीवैल्यूएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी में चेंजमेंट हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस वही रहता है जो पहले था, ओल्ड रेशियो रहता है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। यदि साझेदार यह निर्णय करते हैं कि संपत्ति और दायित्व में हुए परिवर्तन, एसेट और लायबिलिटी में चेंजमेंट हो रहा है, बिल्कुल सही, तो रीवैल्यूएशन बन रहा है, रीवैल्यूएशन बन गया। अब आगे लिखा है परिवर्तन का लेखा पुस्तकों में तो किया जाता है किंतु खातों में नहीं, तो फर्म तैयार करती है। कह रहा है कि लेखा पुस्तकों में लिख लिया गया। तीन पार्टनर थे, एक का नाम था मोहन, एक का नाम था सोहन, एक का नाम था प्यारे मोहन। ठीक है। जो मोहन सोहन थे ये दो पुराने पार्टनर थे, प्यारे मोहन बहुत ही प्यारा था, वो अभी नया आ गया पार्टनर। जब ये नया पार्टनर आया है तो इन तीनों ने मिलकर अब ये सोचा कि इसने पैसे दिए, अब एसेट और लायबिलिटी में जब चेंजमेंट होगा इसको मिलेगी। तो ये बनाया गया डिसीजन कि ठीक है हम लोग फर्म की बुक में कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, फर्म की जो अकाउंट है उसमें कुछ नहीं दिखाएंगे कि क्या एसेट बढ़ा है कि क्या हुआ है,
नो चेंज दिखाएंगे। तो पहले जबकि चेंजमेंट तो हुआ है लेकिन फर्म के अकाउंट में नहीं चेंज कर रहा है। हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप में फर्म की बात होती है, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट फर्म में बनेंगे। फर्म में ये अगर अकाउंट नहीं तैयार कर रही है तो हम ये मानेंगे कि एसेट और लायबिलिटी में चेंजमेंट नहीं हुआ, तभी तो नहीं अकाउंट बना रही है। और जब नहीं हुआ तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बच्चे लगाएंगे टिक रीवैल्यूएशन और सभी का गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे मन के कच्चे होते हैं। तो 83 का डी आंसर हो गया। आगे देखते हैं। 84 में लिखा है स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की गणना की जाती है। स्थायी संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन हमेशा याद रखो बुक वैल्यू पे निकालते हैं, पुस्तक मूल्य की जितना लिखा हो बुक में कि आज से 5 साल पहले ये एसेट खरीदी थी इतने हजार रुपए में, तो उतने पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू पे निकालते हैं। ये आप लोग याद रख लो, ये क्वेश्चन का आंसर जिंदगी में कहीं बदलना नहीं है, यही रहेगा। 85 में लिखा है आकस्मिक आय से में सम्मिलित नहीं है। आकस्मिक आय मतलब होता है कैजुअल इनकम। आपने कोई एक घर खरीदा, ठीक है, जमीन खरीदी, आपके पास थे 5 लाख रुपए, आपने इस पे बहुत ही खराब जगह पे एक जमीन छोटी सी खरीद ली, लैंड खरीद लिया रहने के लिए। आपने इसकी खुदाई करना चालू किया, पहला फावड़ा मारा, फिर दूसरा मारा, फिर तीसरा मारा। तीसरा मारने के बाद खट से आवाज आई, आपने कहा ये क्या पत्थर आ गया, और तेज खोदा तो वहां पे एक सोने से भरा हुआ मटका मिल गया। मटका कितना बढ़िया मटका देखो, सोने से भरा हुआ, इसके अंदर खूब सारे कॉइन रखे हैं सोने के, मुगल सल्तनत के कॉइन। आपने कहा ये बात, अब तो मैं तो ऐसे तो 10 प्लाट खरीद लूंगा। तो ये आकस्मिक इनकम है। आप सड़क पे चल रहे थे, आपकी नौकरी लगी नहीं, आप सोच रहे हो क्या करें जिंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक आप किसी चीज से में आपका पैर लगा और आप जमीन में धड़ाम से गिरे। आपने देखा ये क्या है, अंधेरा था उस टाइम रोड पे। तो आपने जब देखा आपको कुछ सूटकेस ऐसा लगा, आपने खोला कि ये क्या है, मोबाइल की टॉर्च जला के अंदर देखा आपको कि पैसे से भरी हुई गड्डियां मिल गई। ये आकस्मिक इनकम है कि अब आपके पास पैसा आ गया है। आपने 10 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदा, सोचा चलो खरीद ही लेते हैं, कुछ होता तो है नहीं। आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपए, आकस्मिक इनकम है। आपने जुआ खेला, कसीनो में गए, मूवी में जैसे देखा है आपने, एक मशीन घूमती रहती है, उसमें बोलते कौन सा नंबर, 5 नंबर आ गया, आप जीत गए। उसमें होता है 1,000 रुपये आप लगाओ तो आपको उसका 33 गुना मिलता है। आपने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, एक एक हजार करके 5 बार लगाता हूँ, एक नंबर चुन रहा हूँ, अगर मैं जीत गया तो बढ़िया बात है। एक नंबर चुना, 55, और वो 5वीं बार में जीत गया। 5 हजार लगाए, 33 हजार मिल गए उसको। तो अब क्या हुआ, उसके लिए आकस्मिक इनकम है। तो जो ऐसी इनकम जो ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े, अचानक से मिल जाए, उसको बोलते हैं आकस्मिक इनकम। तो लॉटरी जब जीती आकस्मिक इनकम है, जुए में जीता आकस्मिक इनकम है, सड़क पर पड़ा धन मिला आकस्मिक इनकम है। यहाँ पे लिखा है अंशों के विक्रय पर पूंजी लाभ, मतलब कि 100 रुपए का शेयर था, आपने 1,000 रुपए का बेचा तो आपको 900 रुपए का कैपिटल प्रॉफिट हुआ। तो ये बात जो है, ये आपने मेहनत की, क्योंकि आपको पैसा लगा था शेयर मार्केट में। अगर पैसा लगाया था तो आपका रिस्क भी था। ठीक है, आपने रिसर्च की होगी कि हाँ, मैं अगर आज लगा रहा हूँ तो 5 साल बाद इसका पैसा बढ़ जाएगा। तो ये आकस्मिक इनकम नहीं होती, अचानक से नहीं, क्योंकि आपको ये सोच समझ के करना पड़ता है। लॉटरी की बात है, आपने 10 रुपए का टिकट खरीद लिया, या आपने कोई टॉफी खरीदी, टॉफी में निकल के आ गया, मुबारक हो, आपको एक 4 पहिया गाड़ी मिलती है। तो ये सब आकस्मिक इनकम है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 86 में लिखा हुआ है लेखांकन की उपार्जन प्रणाली इस नाम से भी जानी जाती है। तो उपार्जन प्रणाली, एक्रुअल सिस्टम को हम लोग और बोलते हैं मर्केंटाइल सिस्टम या व्यापारिक प्रणाली। उपार्जन, आज देखो उपार्जन में क्या मतलब होता है कि एक्रुअल, एक्रुअल बात आए कहीं पर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग की बात आए तो बिजनेस में आप याद रखिए, बिजनेस में ये सब चलता रहता है, पैसा आएगा, कब आएगा कुछ पता नहीं। पैसा आज उधार भी दे दिया आपने, कि आपको पता है आपने आज सर्विस दे दी है, 4 महीने बाद आपको पैसा मिलेगा, तो ये सब चलता रहता है, उधार उधार लेन देन, ये बिजनेस में चलता है। इसलिए ये मर्केंटाइल सिस्टम है, एक्रुअल सिस्टम। 86 का भी। 87 में लिखा है हराफ लेखांकन के लिए किस लेखांकन प्रमाण का प्रयोग करते हैं। तो हराफ लेखांकन का मतलब होता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आता है। देखो, DI, वैल्यू, कैश,
को ना दे। DI मतलब डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, वैल्यू का मतलब वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कैश का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, COFA कंटिजेंसी एंड इवेंट, NFA नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस फॉर द पीरियड, DEFA डेप्रिसिएशन। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आ जाता है। अब ये चेंज करके कर दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, क्योंकि 10 में आता है फिक्स्ड एसेट्स आ जाता है। तो 87 का सी आंसर हो गया। आगे लिखा है लाभों की प्रत्याशा मत करो, सभी हानियों के लिए व्यवस्था करो। बोल रहा है लाभ को छोड़ो, साइड में रखो, हानियों पे ध्यान दो, आपका जो लॉस हो रहा है उस पर फोकस करो। ये कहा जाता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में। रूढ़िवादिता, रूढ़िवादी मतलब होता है पुराने लोग, बूढ़े लोग। जो बूढ़े लोग होते हैं उसे बोलते हैं रूढ़िवादी विचारधारा के लोग। जो पुराने लोग होते हैं वो लोग हमेशा निगेटिव बहुत होते हैं, तो घटिया किस्म की सोच रखते हैं। निगेटिव तो हानि, हानि की व्यवस्था कर लो। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म लॉस के बारे में बताता है, 88 का ए। 89, ये ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन है। लिखा है स्थिर लागत 12,80,000 ह्रास को सम्मिलित करते हुए प्रति इकाई विक्रय मूल्य 1,200 रुपए प्रति इकाई, परिवर्तनशील लागत 900 रुपए, ऋण की किस्त 2 लाख, संविच्छेद बिंदु ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 12 लाख की। इसको सॉल्व करें अच्छे से, लाल पेन से करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट है 12 लाख रुपए। डेप्रीफिशन फिक्स्ड कॉस्ट पे माइनस होता है, पता ही है आपको। तो 80,000 रुपए डेप्रीफिशन माइनस कर दो, बचेगा 11,20,000 रुपए बचा। आगे पे लिखा है प्रति इकाई विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या है, सेल्स दिया हुआ है 1,200 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट दी है 900 रुपए, ऋण की किस्त है, ऋण की किस्त का मतलब है लोन इंस्टॉलमेंट दिया है हमारा 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये लागत है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि कितनी हमारी लागत है। ठीक है, कॉस्ट है। वैसे ही हमारा ये दिया है लोन की इंस्टॉलमेंट, ये भी तो हमारी एक कॉस्ट है जो हमें पे करनी है हर महीने, तो ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है। इन दोनों को जोड़ दो, आएगा कितना, 13,20,000 रुपये आ गया। ठीक, अब याद रखो ये 13,20,000 है, ये सेल्स है, ये वेरिएबल है। ब्रेक इवन पॉइंट BEP, आंसर यूनिट में आ रहा है। ठीक है, तो यूनिट के लिए फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेल्स माइनस का वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है 13,20,000 रुपए, अपॉन में सेल्स माइनस वेरिएबल 1,200 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 300। जीरो से जीरो काट दो, बचा 13,200 बटे 3। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4,400। आंसर आ गया 8,400 यूनिट। कितना आसान है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर ना आया हो तो आप बार बार उसको रिपीट करके देख लेना। 90 नंबर देखते हैं। लिखा है निर्माण के लिए निविदा है। निविदा मतलब होता है टेंडर प्राइज। जब टेंडर की बात करता है, टेंडर, ये टेंडर नहीं लिखा है जो डेटिंग ऐप हो, ये टेंडर लिखा हुआ है, ध्यान रखना। टेंडर का मतलब होता है कि जब कोई एक बिजनेसमैन होता है वो चाहता है कि उसका काम हो जाए, तो वो एक लिस्ट निकालेगा टेंडर की कि मैं 20 लाख रुपए आपको दूंगा, आप ये बिल्डिंग बना पाओगे कि नहीं। तो जो इंटरेस्टेड होंगे वो उसमें अप्लाई करेंगे। जिसका दाम सबसे कम होगा, कोई कहेगा मैं 19,55,000 में मैं ये बिल्डिंग बना दूंगा, तो उसको वो तुरंत खट से दे देगा कि हाँ ठीक है ले लो। ठीक है, इसको बोलते हैं टेंडर। टेंडर क्या होता है, लागत का अनुमान होता है, कॉस्ट को एस्टिमेट करता है वो बंदा कि हाँ 20 लाख रुपए तक लगभग खर्चा आएगा, तो उसने टेंडर निकाला। तो टेंडर ऑफ ए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है जब कोई बिल्डिंग बनाई जा रही हो, निर्माण किया जा रहा हो किसी पुल का, तो एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट को। क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो फिक्स होती है, लेकिन कुछ चेंजमेंट होता भी होता है ना वेरिएबल में, तो एक अनुमान लगा लेते हैं लगभग लगभग का, उसको बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। तो टेंडर हमारा एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट होता है, किसके लिए, जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं।
90 का बी। इतने समझ में आ गया आपका क्वेश्चन? अब आप 10 सेकेंड का ब्रेक लीजिए और आगे फिर क्वेश्चन देखिएगा। 91 देखिए, लिखा है मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है। उपभोक्ता की बचत, इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो पैसे बचाएगा, उसके बारे में बता रहा है। तो उपभोक्ता की जब बचत होगी, कंज्यूमर पैसे बचाएगा, तो वो चीजें खरीदेगा नहीं, और जब खरीदेगा नहीं तो क्या होगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगी। इतना याद रखिए। जब वो अगर चीजें बचाएगा तो वो नई नई चीजें यूज खरीदेगा नहीं, तो उनका यूज नहीं करेगा। जब करेगा नहीं तो डिमिनिशिंग होगा, हराश। 91 का सी। 92 में लिखा है निर्यातकों के पैकिंग क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाती है। पैकिंग क्रेडिट का मतलब होता है कि कोई एक बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, वो अगर कहीं पर माल बेचना चाहता है तो उसको बेचने के लिए काफी सारा पैसे की जरूरत पड़ती है ताकि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए बैंकों से वो लोन लेता है, उसे बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, वाणिज्यिक बैंक। ये लोन प्रोवाइड करते हैं, इसी को बोलते हैं पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय कॉमर्शियल बैंक। 92 बी आंसर। 93 में लिखा हुआ है आय के माप का आधार है, द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज। आय के मापन, आय का मापन किसमें होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट में। क्योंकि देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग मैच करते हैं इनकम को, ठीक है, कि इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितने हैं। तो जब मैच करेंगे उसी को बोल देंगे हम लोग, मैचिंग कॉन्सेप्ट में इनकम आ जाती है। बाकी अकाउंटिंग पीरियड में आते हैं, फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 31 मार्च को खत्म होता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है, वो आता है पीरियड में। मुद्रा मापन में आता है जो मनी में मेजर कर सकते हैं चीजें। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई चीज है वो, उसकी जो वैल्यू है वो किस कॉस्ट के आधार पर मापी जाती है, कि अगर वो वैल्यू हमारी मार्केट प्राइस पे है कि हमारी वो बुक वैल्यू पे है, हम लोग किस पर लेते हैं, वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है। लेकिन जो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट में इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करते हैं, कितनी जोड़ घटा देंगे तब जाके मैच होगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, इनकम को मेजर करेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि और कोई आंसर इसमें सही लग नहीं रहा है। 93 का ए। 94 में लिखा है किसी संपत्ति के मूल से अस्तित्व। 94 में लिखा है किसी संपत्ति के मूल, स्वामित्व, स्वत्व, अस्तित्व एवं कब्जे के संबंध में जांच करती है। तो उसे हम लोग बोलते हैं सत्यापन, वेरिफिकेशन। जब आप कहीं पर किसी चीज का आप ओनरशिप देखोगे, वो कितनी उसकी वैल्यू है, उसका टाइटल क्या है, उसके पोजीशन क्या है, जब ये सब चीजें आप देखते हो तो आप चीजें वेरीफाई करते हो कि ये सही है कि नहीं है। उसे बोलते हैं, जब कोई एसेट, क्या एसेट में आप जाके देखते हो, जब कोई जमीन खरीदने जाते हो तो देखते हो उसका ओनर कौन है, पेपर क्या है, उसकी उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, सब कुछ देखते हो, टाइटल क्या है, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन करना, सत्यापन करना। 94 का सी आंसर। 95 में लिखा है अधिकार अंश का आशय है। अधिकार अंश का मतलब होता है राइट शेयर। ये किसको दिए जाते हैं? ये उसको दिए जाते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं। ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं राइट शेयर। जो पहले से उस कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं उन्हीं को राइट शेयर इशू किए जाते हैं। जैसे 2022 में शायद किया गया था रिलायंस को, 2021 या फिर 2022 में 50,000 करोड़ का राइट इशू आया था। वो उनको मिला था जिनके पास ऑलरेडी रिलायंस का शेयर है, वो खरीद सकते हैं। 96 में लिखा है नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित होती है। तो नियंत्रण प्रक्रिया का मतलब है कंट्रोलिंग प्रोसेस किससे संबंधित होगा? कंट्रोल क्या करते हैं हम लोग? लागत को कंट्रोल करते हैं कि अगर ज्यादा लागत लागत है तो उसको कम कैसे कर सकते हैं जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। उसे बोलते हैं कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट। तो कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है मेजरमेंट टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि हम काम कैसे कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस को आप और बेटर कर सकते हो कम खर्चे में। वो कंट्रोलिंग कहलाता है। 97 में लिखा है अभिप्रेरणा का जेड जेड सिद्धांत। बस आप इतना याद रखो, जेड थ्योरी दी थी विलियम आउची ने दी थी, लेकिन जब मोटिवेशन वर्ड जुड़ जाता है, ठीक है,
तो मोटिवेशन ऑफ जेड थ्योरी दी थी उर्विक ने, जेड थ्योरी दी थी विलियम आउची ने। और जब बात करें कि मोटिवेशन थ्योरी ऑफ जेड, जब मोटिवेशन वर्ड और जुड़ जाए तो उसका आंसर हो जाएगा उर्विक। 98 में लिखा है जितना ऊंचा अनुपात है होता है उतना ही ये पक्ष में होता है, यह कथन लागू नहीं होता है। देखो, जितना ऊंचा अनुपात होगा, ठीक है, जितना ऊंचा रेशियो होगा उतना ही ये उसके फेवरेबल होगा, उसके पक्ष में होगा। ये किससे संबंधित अनुपात है? स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि जितना ज्यादा स्टॉक आप बनाओगे, टर्नओवर कंपनी का कितना ज्यादा है, ज्यादा होगा तो रेशियो ज्यादा से फर्क पड़ेगा, बढ़िया चीज है तो अप्लाई हो जाएगा। नेट प्रॉफिट ज्यादा होने से अच्छा रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है तो अच्छा है, प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कितना खर्चा हो रहा है बिजनेस चलाने में, तो ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है तो हमारे लिए ये सही नहीं है, ठीक है, फेवरेबल नहीं है। जब फेवरेबल नहीं है तो डी आंसर हो जाएगा। 99 में लिखा हुआ है किसी समांतर माध्य के लिए गए विचलनों का योग होता है। जब विचलन की बात कर रहा है, ठीक है, तो डेविएशन। जब पहले देखो, समांतर माध्य का मतलब होता है मीन। एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब जब विचलन का मतलब होता है डेविएशन, विचलन जब निकालते हैं तो विचलन में जैसे निकला है, ठीक है, माइनस में पहले संख्या निकलती है फिर प्लस में निकलती है, उसका जो योग होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो जब विचलन की बात कर रहा है, विचलन का योग क्या होगा? विचलन का योग हमेशा जीरो होता है, तो 99 का आ जाएगा ए। 100 में लिखा हुआ है विक्रय मूल्य में वृद्धि होने पर क्या होता है? ये सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बताया है। तो देखिए भैया, ब्रेक इवन पॉइंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा लो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आप यहाँ पर मानो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 10 रुपए, सेल्स है हमारी 6 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा? 10/6 - का 4, मतलब कि 10/2, 5 आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। अब कह रहा है यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य वृद्धि कर दें, अब दूसरा एक क्वेश्चन बनाओ जिसमें सेल्स को अब 6 की जगह पे 8 कर देना, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा सेम रहा, वही 10 रहा, सेल्स हमारी 6 की जगह 8 हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 4 है, तो ब्रेक इवन पॉइंट फिर लगा दो। फिक्स्ड कॉस्ट है 10, सेल्स हो गया 8 6 की जगह, और ये 4 है, वेरिएबल कॉस्ट वही रखा है। तो 10 माइनस का अब बचा यहाँ पर, 8 में से 4 गया, 4 बचा। तो अब इसे जब डिवाइड करोगे 4 को 10 में तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब है जब हम लोग सेल्स बढ़ा रहे हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाता है। जब कम हो रहा है तो आंसर कम का लिख दो, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट हो गया आंसर। देखिए आ गया 100 का बी। आगे लिखा है 101 में, वह शक्ति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए गति प्रदान करती है कहलाती है। कार्य करने के लिए आपको पावर देगी, फोर्स देगी कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। 102 में लिखा हुआ है 1 मार्च 2018 को प्रारंभ किए गए व्यापार की आय का कर निर्धारण जिस कर निर्धारण वर्ष में होगा वह, एक वर्ष बता रहा है, 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ है। देखो, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। यहाँ पर ये बिजनेस 1 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसका जो ईयर चल रहा हो, करंट ईयर चल रहा होगा, वो क्या होगा? करंट ईयर। करंट ईयर उसका होगा 2017 18 होगा करंट ईयर, जो उस टाइम चल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो 18 दिया है तो 18 वाला आगे रहता है, करंट ईयर हो गया। अब हम लोग इसका जब 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 हम लोग टैक्स पे करेंगे तो टैक्स हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे, उसको बोल देंगे हम लोग असेसमेंट ईयर। जब असेसमेंट ईयर होगा तो ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 18 19 होगा, 2018 19 हो जाएगा। अब ये वाला प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो जब ये असेसमेंट ईयर का निर्धारण वर्ष 18 19 होगा तो बी आंसर आ जाएगा इसका, 102 का बी। एक बार मैं और बता देता हूं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चंस में। देखो बच्चे लोग, एक होता है असेसमेंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर, इन दोनों से क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में।
मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, जैसे लिखा है यहाँ पे 2018, 2016, 2013 और 2015, ये चार दिए हैं, ठीक है। अब इसका आप, ये सारे करंट ईयर दिए हुए हैं, इसमें आपने कुछ इनकम कमाई है, अब आप इसमें का आपका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा और असेसमेंट ईयर ईयर कौन सा होगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर दिया, ये असेसमेंट ईयर दिया है। तो देखो 2018 में अगर आपने इनकम कमाई है तो टैक्स पे करोगे अगली साल, तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा क्या, 2018-19 हो जाएगा, ठीक है। और इसका प्रीवियस ईयर तब क्या होगा, तो प्रीवियस ईयर इसका हो जाएगा 2017-18। क्लियर हुआ। 16 की बात करते हैं, तो 16 में प्रीवियस ईयर क्या होगा, जो देखो प्रीवियस ईयर में जो जो अभी करंट में चल रहा हो, ठीक है, तो वो ऊपर रहता है, 16 ऊपर रहा, तो 2015 ये हो गया। असेसमेंट ईयर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2016 और 17। ये 13 की बात करते हैं तो 13 में क्या होगा, 13 में हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो 2012-13 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे रहता है वो टॉप पे रहता है। और असेसमेंट ईयर की बात करेंगे, क्योंकि अगली साल टैक्स पे करेंगे तो असेसमेंट ईयर होगा, तब ये प्रीवियस ईयर होगा, तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2013-14। 2015 का आप बताइए क्या होगा, तो 2015 का हो जाएगा 2014-15, और प्रीवियस ईयर हो जाएगा, सॉरी असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2015 और 16। तो वैसे ही यहाँ लिखा है 2018, तो 2018 क्या होगा, 2018 का प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2018 का प्रीवियस ईयर 2017-18 होगा। और जब कर निर्धारण वर्ष का मतलब होता है असेसमेंट ईयर, जो ये लिखा है, तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा हमारा 2018-19 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। अब क्लियर हुआ। अब देखिए 103 में कह रहा है साझेदारी का समापन जिस कारण हो सकता है। भाई पार्टनरशिप टूट गई, जब टूटती एंड हुआ है तो ऐसे का कोई पार्टनर मर जाएगा तो पार्टनरशिप टूट जाएगी, कोई पार्टनर दिवालिया होगा तो पार्टनरशिप टूट जाएगी, सभी पार्टनर सहमत हैं कि इसको हटा के निकाल के बाहर फेंको तो पार्टनरशिप चली जाएगी। तो ये सारे पार्टनर सही है, आंसर हो जाएगा डी। ये बात हो रही पार्टनरशिप के लिए। और फर्म जब होती, फर्म FIRM, एक पार्टनर मर जाए, एक पार्टनर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसमें तीन पार्टनर हैं, एक मर गया गल गया कुछ भी हुआ, फर्म नहीं टूटती है जब तक एक ही पार्टनर अकेला ना बचे। लेकिन पार्टनरशिप टूट जाती है, क्योंकि पहले तीन थे तो टूट के अब दो की पार्टनरशिप हो गई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 104 में लिखा हुआ है अधिकार प्रतिनिधायन करते समय वरिष्ठ प्रदान करता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का सीधा मतलब है अपना काम किसी को दे देना, डेलीगेट करना, पेल दिया, काम दे दिया। तो अथॉरिटी, आप उसको काम दोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ आ ही जाएगी। किसी को आप चार्ज दोगे तो अथॉरिटी दी कि अभी तुम्हें ये काम करना है, काम करने का दे दिया, साइन करवा दिया, तो काम तो करना ही पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी हो गई, तो आंसर बी हो जाएगा। 105 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी तलपट वक्रों की विशेषता नहीं है। तलपट वक्र इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही लिखा है। एवरी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप इक्वल सेटिस्फेक्शन, सही लिखा है। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉनकेव, फीफी, नदोदर होते हैं, एक्सेस पर नहीं होते हैं, ये गलत लिखा है। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है, वैक्स होते हैं। वैक्स का मतलब ऐसे क्रॉस कि नॉट, कॉन्वेक्स का मतलब होता है क्रॉस, एक्स लिखा होता है, एक्स मतलब नेवर इंटरसेक्ट, कभी एक दूसरे को छूते नहीं है, तो कॉन्वेक्स होते हैं इंडिफरेंस कर्व, ऐसे बनते हैं ना, उत्तल प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है कॉनकेव नहीं होते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो गलत है वो 105 का सी है, सी आंसर हो गया। इतने क्वेश्चन समझ में आ गए। अब आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है, अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन धीमे 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 मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक भी बीच में दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। सेट होना अच्छी बात है, अगर हो गए तो अच्छा है, दोबारा आपको बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा।
चलो बच्चों अब वापस आते हैं। 106 नंबर में लिखा हुआ है, विनियोग की बिक्री के पश्चात शोधन कोष विनियोग खाते में शेष हस्तांतरित किया जाता है। जब लिखा हो जहां पर शोधन कोष विनियोग खाता है, ठीक है, तो उसका जो बैलेंस होगा वो ट्रांसफर करते हैं शोधन कोष खाते में, इतना याद रखिए। जब लिखा हो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो उसको जब बैलेंस होता है ट्रांसफर करते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट में, इतना याद रखिए। तो 106 का क्या आंसर होगा आपको खुद ही पता है। 107 में लिखा है, कर्मचारियों की जिम्मेदारी की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी लेन देन के प्रत्येक पहलू का अवलोकन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, कहलाती है। उसको बोलते हैं आंतरिक रोकथाम, इंटरनल चेक। अब ये क्या होता है देखो, यहाँ पे लिखा है कर्मचारियों की जिम्मेदारी की एक ऐसी व्यवस्था। एक ये बड़ा सा ऑफिस है, ये ऑफिस है, ठीक है। इस ऑफिस में यहाँ पर डेस्क पे लोग बैठे हुए हैं, कई सारे लोग हैं काम कर रहे हैं। लिखा है क्वेश्चन में, कर्मचारी की जिम्मेदारी की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी लेन देन के प्रत्येक पहलू का अवलोकन, जो ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है, कभी एक कंपनी में 10,000 करोड़ के ट्रांजेक्शन होते हैं। अभी ये सारे ट्रांजेक्शन का जो लेखा जोखा है, ठीक है, इनको पढ़ना वगैरह, देखना कि सही हुआ है कि नहीं, ये एक पर्सन नहीं कर सकता है, इसके लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ देखा एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में सब एक व्यक्ति नहीं कई सारे करते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनल चेक। 108 में लिखा हुआ है, इसका आंसर आपको खुद ही पता चल जाएगा। लिखा है किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना। कई सारी क्रियाओं में जो कई एक कंपनी है वहां पे जो बहुत सारे काम है, उन सबको एक यूनिटी में काम रखा गया कि सभी लोग एक साथ मिलकर तालमेल बना के काम रखें। एक ऑब्जेक्टिव है फिक्स, उसको हम लोग बोल देंगे कोऑर्डिनेशन। 109 नंबर में लिखा हुआ है, नए उत्पाद एक नए उत्पाद का परिचय कराने हेतु विज्ञापन पर किए गए भारी प्रारंभिक व्यय को वर्गीकृत किया जाता है। जब कोई एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको काफी सारा खर्चा करना पड़ता है। जब वो आप खर्चा करते हो तो उसका आपने, एक बात तो ये मानिए, आप कोई नया टूथपेस्ट लाए हो, उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि सभी लोगों को पता चले आपके टूथपेस्ट के लिए। तो आपने 100 करोड़ रुपए खर्च कर डाला, इतना भारी खर्च किया। अब इसका जो एक्सपेंस है एडवर्टाइजमेंट का, ये जब प्रॉफिट होगा आपको तो धीरे धीरे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये वही जो प्रॉफिट में फिर धीरे धीरे माइनस होता रहेगा। तो फिर हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, स्थगित आयगत व्यय। मतलब कि ये खर्चा स्थायी है, एक एक तरीके से कर दिया गया, अब धीरे धीरे इसका प्रॉफिट होगा। हैवी जब एडवर्टाइजमेंट की बात करता है तो हैवी एडवर्टाइजमेंट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। आंसर हो जाएगा डी। 110 क्वेश्चन कितना आसान है। लिखा है दो चरों के मध्य कार्यात्मक संबंध को कहते हैं फंक्शनल रिलेशन बिटवीन दो टू वेरिएबल। मैंने बताया था जब टू वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशन उसको बोलते हैं कोरिलेशन, जब फंक्शनल हो तो उसको बोलेंगे रिग्रेशन। बताया था, याद है, इसी वीडियो में मैंने बताया था कि फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। आगे लिखा हुआ है 111 नंबर में, अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जाता है कहलाता है। अयाचित पूंजी का मतलब होता है अनकॉल्ड कैपिटल, जिसको हमने अभी तक मांगा नहीं गया है, लेकिन जब कंपनी बंद होती है उस टाइम हम उसको मांगते हैं, उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ये बचा कर रखी जाती है कि कंपनी ये बंद होगी तब उसको हम भुगतान करेंगे, रिजर्व कैपिटल कहलाती है। इशू कैपिटल क्या होता है, जितना मार्केट में इशू किया जाता है उसको इशू कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है जितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं उसका शेयर को लेने के लिए, तो एप्लीकेशन पे जब सब्सक्राइब करते हैं उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कंपनी की पूरी कैपिटल, उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। आंसर हो गया डी। 112 में लिखा है वे वे जो किसी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। जब आपको डिमांड बढ़ानी है तो आपको
सेलिंग में एक्सपेंस करने पड़ेंगे एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए, तो वो आता है सेलिंग एक्सपेंडिचर में आता है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 13 में लिखा है नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि। देखो एसेट में चेंज नहीं हुआ, नया साझेदार आया है। तालियां बजाओ। याद आया, जब नया साझेदार आता है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बताया था। मेमोरेंडम में क्या होता है, मेमोरी वर्ड है तो एसेट और लायबिलिटी में नो चेंज होता है। प्रॉफिट एंड लॉस यूज करते हैं कौन सा, जब चेंज हो तो प्रॉफिट एंड लॉस न्यू यूज करेंगे। रिवैल्यूएशन में एसेट और लायबिलिटी में चेंजमेंट हो जाता है, चेंज होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ओल्ड रहेगा। अब यहाँ पे बता रहा है नया साझेदार आया है और एसेट में चेंज हुआ है क्योंकि मूल में वृद्धि हुई है। जब वृद्धि होती है तो एसेट और लायबिलिटी चेंज हुई है, उसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो पुनर्मूल्यांकन खाता आ गया इसका आंसर 113 का बी। 114 मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बताया गया है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु जो चैप्टर है उसमें बताया जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है सेल्स माइनस का ब्रेक इवन पॉइंट। तो लिखा है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट, ये 114 का डी हो जाएगा। देखो ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पर ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, ठीक है, ये दोनों चीजें ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। कोई जब नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो पहले सोचता है, बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगता है स्टार्ट होने पे, तो वो चाहता है कि जो मेरा बिजनेस है एटलीस्ट हमको मुझे नुकसान ना हो, इतना हो जाए कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नुकसान भी ना हो। तो हर बिजनेस आना चाहता है पहले ब्रेक इवन पॉइंट पे, उसी के बारे में बता रहा है। एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो सेफ्टी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, याद रख लीजिए। डी आंसर हो गया। अगला रेशियो एनालिसिस का दिया है। लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल। ये फॉर्मूला है होता है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। इसका आ जाता है करने क्वेश्चन जिसमें दे देगा कि ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट इतनी है, नेट सेल इतनी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताइए। सूचकांक को व्यक्त करते हैं, इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज में होता है, क्योंकि हम लोग करते हैं ना, याद हो लफ्सरे पाश्चे मार्शल एजवर्थ और फिशर सब में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे लेफ पेयर क्या होता है बताइए, P1 अपॉन पी नॉट क्यू नॉट, क्यू नॉट ऐसे होता है, इंटू 100 में आता है, तो ये लेफ पेयर का होता है। तो ये परसेंटेज, 100 का मतलब परसेंटेज, तो परसेंटेज में करते हैं व्यक्त। 117 में लिखा है कंपनी नहीं सॉरी साझेदारी है, साझेदारी के गठन के लिए साझेदार के मध्य लिखित अनुबंध को कहते हैं। पार्टनरशिप में जब कोई चीज लिखी आती है उसको डीड बोलते हैं, डीड। पार्टनरशिप डीड हो जाएगा। 118 ये ब्रेक इवन पॉइंट का आ गया फिर से क्वेश्चन। लिखा है लाभ मात्रा अनुपात का सूत्र नहीं है। देखो पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का होता है फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। देखो कॉस्ट शीट आपको याद रखनी पड़ेगी। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट होती क्या है, तो पहले आता है हमारा सेल्स आता है, सेल्स में माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो बचता है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसमें माइनस होता है फिक्स्ड कॉस्ट, तो आता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल जो लिखा है यहाँ पे, सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन कॉस्ट अपॉन सेल्स मैंने बताया था फॉर्मूले में, तो पहला ठीक है। दूसरा प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये भी सही है। ये लिखा है, ये फॉर्मूला चौथा वाला लिखा है पीवी रेशियो अपॉन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट। इसका उल्टा कर दो, ब्रेक इवन पॉइंट बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो डी भी सही है। आंसर सी हो जाएगा इसका। सी गलत है क्योंकि पीवी रेशियो होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ लिखा है चेंज इन कॉस्ट, इसलिए गलत है ये आंसर, तो इसका सी आंसर गलत है। तो 113 का सी हो जाएगा। इतना आपको तैयार हुआ, 118 का सी हो गया है।
कैसे हुआ था एक बार मैं और बता दूं आपको, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का होता है फॉर्मूला, पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन कॉस्ट अपॉन में सेल्स इनटू 100। कॉस्ट फीट एक आपका होता है, फिर आप याद रखिए, पहले आता है सेल्स, इसमें माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट तो आता है हमारा कंट्रीब्यूशन कॉस्ट, माइनस होता है फिक्स्ड कॉस्ट तो आता है प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिखा है सेल्स माइनस वेरिएबल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो मेरा फॉर्मूला फिर ये भी बन गया। प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है बीईपी का, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, ये ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें इसको उल्टा कर दो तो हो जाएगा पीवी रेशियो अपॉन में ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी सही है। पीवी रेशियो होता है प्रॉफिट वॉल्यूम, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए, यहाँ तो कॉस्ट लिखा हुआ है, इसलिए सी आंसर इसका गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि सैद्धांतिक विवरण के अंतर्गत चतुर्थक विचलन प्रमाप विचलन का 2/3 होता है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं। आप ये एक ट्रिक याद रखिए, SMQ, समोसा मांगे क्यों, समोसा हम क्यों मांगे, SMQ, तो समोसा को 4 कर दो, 5, 6 कर दिया। अब डेविएशन लगा दो सभी में, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, सभी को इक्वल कर दो। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है चतुर्थक विचलन, मतलब कि क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा है। तो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा 6 क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पे कह रहा था 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन ही हो जाएगा। तो क्यू क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। यही तो कहा गया है, ये होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज। तो समोसा मांगे क्यू, 4, 5, 6 बराबर कर दोगे तो आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये याद रहेंगे कि किसके बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर मीन डेविएशन होता है, और क्वार्टल डेविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन डेविएशन इक्वल टू क्वार्टल डेविएशन होता है, इसे याद रहेगा ना। तो इसका आंसर बी हो गया। इसका लिखा है 120 में, टेलर के क्रियात्मक संगठन में टोली नायक होता है। टेलर के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखा, टेलर ने बताया। इसमें गैंग बॉस, जो बॉस होता है ना, वो क्या करता है, चीजों को लगाता है कि हाँ आपको काम कैसे करना है, मैं इसको एक ऑर्डर में लगा दे रहा हूँ, वैसे आपको काम करना है। तो सेटअप टूल एंड मशीनरी, वो सेटअप लगाता है, बॉस का काम होता है सेटअप लगाना, काम करते हैं उसके नीचे के क्लर्क। वो 120 का हो गया सी। 121 में आते हैं। 121 में लिखा है ऋण क्षमता अनुपात एक परीक्षण है। ऋण क्षमता अनुपात का मतलब होता है डेट इक्विटी रेशियो, ये हमारा सॉल्वेंसी रेशियो होता है। तो डेट इक्विटी का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियो। तो डेट इक्विटी हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट होता है, ठीक है, टेस्ट है। सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी आता है, इस तरीके से कई सारे रेशियो आते हैं, आप याद रख लीजिए। 122 में लिखा है उत्पादन लागत होती है। अब भैया ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखो, जब कोई कॉस्ट होती है, पहले कच्चा माल आता है तो प्राइम कॉस्ट होती है। प्राइम कॉस्ट का में क्या आता है, डायरेक्ट लेबर मशीन सब आती है। इसमें ऐड हो जाए फैक्ट्री के ओवरहेड खर्चे, तो आता है फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऑफिस के खर्चे ऐड हो जाएं, ओवरहेड, तो आता है ऑफिस कॉस्ट, ठीक है। ऑफिस कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस कॉस्ट, मतलब कि फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इक्वल टू होता है ऑफिस कॉस्ट, तो 122 का बी आ जाएगा। ऑफिस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड इक्वल टू ऑफिस कॉस्ट होता है। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस का ऑफिस के ओवरहेड इक्वल टू ऑफिस कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो ये आ जाएगा 122 का बी। 123 में लिखा है ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन खाते को हस्तांतरित करते हैं, जनरल रिजर्व में करते हैं। इसको आप याद रख लीजिए क्वेश्चन को। 124 में लिखा हुआ है आय कर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर का भार निर्भर करता है। देखो, इनकम टैक्स लगाया जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस पे, ठीक है।
तो 124 का सी हो जाएगा। 125 में लिखा हुआ है, आखिरी क्वेश्चन ये है कि काल फेरडी विश्लेषण के अंतर्गत ऐसा नियमित एवं आवधिक संचलन जो 1 वर्ष से अधिक ना हो, जो 1 साल से ज्यादा का ना हो टाइम फ्रीज में। देखो मौसम होता है साल में, गर्मी सर्दी बरसात सभी के अलग अलग मौसम होते हैं बसंत के, तो ये सीजनल वेरिएशन साल भर से कब का होता है, तो 125 का डी हो जाएगा आंसर। ये पीजीटी कॉमर्स के मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए। अगर आपको कोई अभी भी डाउट होता है तो आप उसको दोबारा क्वेश्चन को देखिए, फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी होगी उम्मीद है। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। ओके, गुड बाय।